मान लिया जाए कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है ठीक है। और उस कंपनी के मार्केटिंग विभाग में मान लीजिए 10 बेहद अहम अधिकारी काम करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। एक दिन अचानक उन 10 में से 7 अधिकारी अपना इस्तीफा देते हैं और सीधे सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी के कार्यालय में जाकर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका हुआ कंपनी के लिए, है ना? लेकिन सोचिए, अगर वे इसे एक सामूहिक इस्तीफा या नौकरी छोड़ना कहने के बजाय ये दावा करने लगे कि उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी का नई कंपनी में क्या कहते हैं, मर्जर या विलय कर दिया है, तो ये तर्क बहुत ही अजीब लगेगा। मतलब मार्केटिंग विभाग के 70% लोग भले ही चले गए हों, बिल्कुल, लेकिन जो मूल कंपनी है वो तो अपनी जगह पे वैसी खड़ी है ना। एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा में ठीक इसी तरह के एक जटिल और मतलब विरोधाभासी परिदृश्य को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जैसे इसके भीतर मौजूद कानूनी परतों को हटाया जाता है। ये भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची की सबसे बड़ी कमजोरियों को उजागर कर देता है, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। बिल्कुल। ये स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि असल में एक राजनीतिक दल का अस्तित्व कहाँ होता है। और यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से रेखांकित करना जरूरी है कि इस पूरे विश्लेषण का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में तर्क गढ़ना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। जो स्रोत और कानूनी दस्तावेज मौजूद है, हम केवल उनका इस्तेमाल करेंगे ये समझने के लिए कि कानून के सख्त चश्मे से देखने पर क्या ये एक वैध विलय है या फिर सीधे सीधे एक अवैध दल बदल। क्योंकि देखिए, अगर केवल कागजों और गणित को देखा जाए तो दल बदल करने वाले इन 7 सांसदों का दावा है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मतलब उनका तर्क है कि 10 में से 7 का मतलब है 70%। हाँ, और चूंकि संविधान खुद कहता है कि अगर 2/3 बहुमत है तो वो दल बदल नहीं है, तो वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। मतलब अगर संविधान में स्पष्ट रूप से 2/3 का आंकड़ा लिखा है और ये सांसद उसे पूरा कर रहे हैं, तो फिर कानूनी रूप से उन्हें अयोग्य ठहराने का आधार ही क्या बचता है? यही तो। ये तो ऐसा हुआ कि नियम पुस्तिका में लिखा है कि 100 रन बनाने पर शतक माना जाएगा और खिलाड़ी ने 105 रन बना लिए। बिल्कुल, बात तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए। तो फिर खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहीं पर गणित और कानून की भावना के बीच का असली टकराव शुरू होता है। जब ये सांसद 2/3 बहुमत का हवाला देते हैं तो वो असल में 2003 में आए 91वें संविधान संशोधन की बात कर रहे होते हैं। अच्छा। 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ टूटकर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वे अयोग्यता से बच जाएंगे। बिल्कुल, और 10 में से 7 सांसद 66.6% के उस जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लेते हैं। तकनीकी रूप से तो उनका पल्ला भारी दिखता है। लेकिन इस अपवाद को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक संदर्भ में जाना बहुत जरूरी है। ये 2/3 का नियम हमेशा से ऐसा नहीं था? हमेशा से ऐसा नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मूल संविधान में या मतलब जब ये कानून पहली बार बना था तब नियम कुछ और हुआ करते थे? हाँ बिल्कुल, एक दौर था जिसे भारत की राजनीति में आयाराम गयाराम का दौर कहा जाता था। ये 60 और 70 के दशक की बात है ना? हाँ, उस समय विधायक और सांसद इतनी जल्दी जल्दी पार्टियां बदलते थे कि सरकारें रातों रात गिर जाती थी। बाप रे। 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया और 10वीं अनुसूची को संविधान का हिस्सा बनाया गया। ठीक है। उस समय नियम ये था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सदस्य भी अलग होते हैं तो उसे कानूनी रूप से पार्टी का विभाजन मान लिया जाएगा। 1/3? हाँ। इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टी के पास 30 सांसद हैं और केवल 10 भी अपना गुट बनाकर टूट जाएं, तो वो कानूनी रूप से मान्य था? बिल्कुल मान्य था। ये तो बहुत ही छोटा आंकड़ा है। इससे तो किसी भी बड़ी पार्टी को तोड़ना बहुत आसान हो गया होगा। असल में धरातल पर ठीक वही हुआ। 10वीं अनुसूची ने छिटपुट दल बदल को तो रोक दिया, लेकिन थोक में होने वाले दल बदल को एक तरह से कानूनी मान्यता दे दी। मतलब एक एक करके मत जाओ, पूरा ग्रुप बनाकर जाओ। हाँ, नेता आसानी से 1/3 का गुट बनाते और पार्टियां तोड़ देते। इसी भयंकर खामी को दूर करने के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 91वां संशोधन लाया गया। तो इसके जरिए वो 1/3 वाला नियम बदल दिया गया। एकदम सही। उस पैराग्राफ 3 को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और नियम को सख्त करते हुए पैराग्राफ 4 के तहत
2/3 की नई सीमा तय कर दी गई। ताकि इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को एक साथ तोड़ना व्यावहारिक रूप से लगभग नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल, मकसद यही था। लेकिन एक सवाल है, अगर मकसद दल बदल को पूरी तरह से रोकना ही था, तो फिर ये 2/3 का अपवाद रखा ही क्यों गया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सैद्धांतिक सवाल है। मतलब कानून पूरी तरह से ये क्यों नहीं कह देता कि जो व्यक्ति जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया है, अगर वो उस पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सदस्यता उसी पल स्वतः समाप्त हो जाएगी? देखिए, लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होनी चाहिए। अच्छा। कानून बनाने वालों का तर्क ये था कि अगर 1 या 2 सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो वो उनका निजी स्वार्थ या पद का लालच हो सकता है। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 66% से ज्यादा सांसद एक साथ अपने ही नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब है कि मूल पार्टी की विचारधारा में ही कोई बहुत बड़ी दरार आ गई है। मतलब ये सिर्फ पैसों या पावर का लालच नहीं हो सकता। बिल्कुल। ऐसे में उन 2/3 सदस्यों को सजा देना अलोकतांत्रिक माना गया। कानून ये मानकर चलता है कि इतनी बड़ी बगावत बिना किसी वैचारिक मतभेद के नहीं हो सकती। ये तर्क सुनने में तो काफी तर्कसंगत लगता है। अगर 70% लोग कह रहे हैं कि उन्हें नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें अपनी बात रखने का कानूनी हक होना चाहिए। हाँ, यही सोच थी। तो फिर इस मौजूदा राज्यसभा वाले मामले में पेच कहाँ फंसा है? पेज पैराग्राफ 4 की उस जटिल भाषा में फंसा है। मतलब इन 7 सांसदों ने तो इस कानूनी कसौटी को पूरी तरीके से पार कर लिया है ना, फिर विवाद किस बात का है? विवाद इस बात पर है कि उस भाषा की व्याख्या कानूनी विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारे स्रोतों में लोकसभा के पूर्व महासचिव और जाने माने संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण मौजूद है। उन्होंने क्या कहा है? आचार्य के अनुसार 10वीं अनुसूची में जिस विलय या मर्जर की बात की गई है, वो केवल विधायी दल यानी लेजिस्लेटिव बॉडी का विलय नहीं हो सकता। तो फिर किसका विलय होना चाहिए? उनका स्पष्ट कहना है कि मूल राजनीतिक पार्टी या जिसे पेरेंट पार्टी कहते हैं, उसका विलय होना पहली और अनिवार्य शर्त है। ओहो। केवल उसके बाद ही विधायकों या सांसदों के विलय को मान्यता दी जा सकती है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। ये विधायी दल और मूल राजनीतिक पार्टी के बीच का विभाजन आखिर कैसे काम करता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। क्या राज्यसभा के अंदर बैठे 10 सांसद अपनी पार्टी का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते? नहीं, वे पूरी पार्टी नहीं है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदन में बैठे चुने हुए प्रतिनिधि केवल उस विधायी दल का हिस्सा होते हैं। लेकिन मूल राजनीतिक दल का ढांचा उससे कहीं ज्यादा विशाल होता है। उसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, कार्य समिति होती है, और अन्य राज्यों में चुनी गई सरकारें, विधायक, लाखों कार्यकर्ता भी तो होते हैं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं। हाँ। तो पीडीटी आचार्य का तर्क ये है कि जब तक ये विशाल मूल राजनीतिक संगठन खुद किसी दूसरी पार्टी में विलय का प्रस्ताव पारित नहीं करता, तब तक केवल राज्यसभा के कमरे में बैठे कुछ सांसदों के टूट जाने को पूरी पार्टी का विलय नहीं माना जा सकता। एग्जैक्टली सही पकड़े। यानी अगर मूल पार्टी अपनी जगह पर जस की तस खड़ी है और उसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई विलय नहीं हुआ है, तो उन 7 सांसदों का वो 2/3 बहुमत पूरी तरह से बेमानी हो जाता है। बिल्कुल बेमानी हो जाता है। ये तो बिल्कुल उस शुरुआती उदाहरण जैसा हो गया कि एक कंपनी के एक विभाग के 70% लोगों ने खुद को एक नई कंपनी घोषित कर दिया। हाँ। जबकि मूल कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी सारे विभाग अभी भी पुराने नाम से ही काम कर रहे हैं। ये तुलना स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। और यहीं पर भारत के संविधान और न्यायपालिका के सामने आज एक बहुत बड़ा कानूनी ग्रे एरिया उभर कर आता है। कैसा ग्रे एरिया? दल बदल विरोधी कानून में मूल राजनीतिक दल के विलय की प्रक्रिया को बहुत स्पष्टता से परिभाषित नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब कानून में ही झोल है। हाँ, कुछ अन्य कानूनी जानकारों का तर्क आचार्य के तर्क से बिल्कुल अलग है। उनका क्या मानना है? वे मानते हैं कि 10वीं अनुसूची मुख्य रूप से सदन के अंदर के अनुशासन को बनाए रखने के लिए है। ठीक है। इसलिए जब वो 2/3 बहुमत की बात करती है, तो वो केवल विधायी दल के 2/3 सदस्यों की ही बात कर रही होती है। उनके अनुसार सांसदों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या चाहता है। लेकिन अगर ये दूसरा तर्क सही मान लिया जाए, तो इसका मतलब है कि कानून ने खुद ही विधायकों या सांसदों के एक छोटे गुट को ये ताकत दे दी है कि वो पेरेंट पार्टी से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले सके। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। ये तो फिर उसी पुरानी समस्या की तरफ ले जाता है ना, जिसे रोकने के लिए पूरा कानून बना था। हाँ। अगर पेरेंट पार्टी का नियंत्रण ही खत्म हो जाए,
तो फिर चुनाव के समय उस पार्टी के चुनाव चिन्ह और उसके घोषणा पत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा? जनता ने तो वोट उस मूल पार्टी को दिया था ना। यही वो गहरा विरोधाभास है जिस पर देश के कई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबी बहसें हुई हैं। जैसे महाराष्ट्र या गोवा में हुआ था। एकदम सही। अलग अलग राज्यों में जब भी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, यही बुनियादी सवाल बार बार उठता है कि असली पार्टी कौन सी है? वो जो सड़क पर संगठन चला रही है या वो जिसके पास सदन के अंदर संख्या बल है? बिल्कुल। और इस कानूनी उलझन का फायदा हमेशा वो गुट उठाता है जो दल बदल कर रहा होता है। जब दो इतने मजबूत लेकिन पूरी तरह से विपरीत कानूनी तर्क सामने हो तो सवाल उठता है कि इसका अंतिम फैसला करेगा कौन? अगर पैराग्राफ 4 की भाषा इतनी अस्पष्ट है और लेजिस्लेटिव पार्टी बनाम पेरेंट पार्टी की लड़ाई चल रही है, तो कोई तो संस्था होगी जो इस पर हथौड़ा मारकर तय करेगी कि नियम क्या कहता है। इस फैसले को करने का विशेषाधिकार संविधान ने सदन के पीठासीन अधिकारी को दिया है। अच्छा। इस मौजूदा मामले में ये पूरी शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास सुरक्षित है। दल बदल के तहत अयोग्यता पर कोई भी अंतिम निर्णय सभापति ही लेंगे। चलिए, ये बात तो साफ हुई कि सभापति फैसला लेंगे। हाँ, लेकिन इस फैसले में कितना समय लगेगा? क्योंकि राजनीति में तो एक एक दिन और एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल होता है। तो क्या संविधान ने उनके लिए कोई 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन की समय सीमा तय की है? और यहीं पर इस कानून की सबसे बड़ी और शायद सबसे विनाशकारी खामी खुलकर सामने आती है। क्या? 10वीं अनुसूची में पीठासीन अधिकारी के लिए कोई भी समय सीमा या टाइम लिमिट तय ही नहीं की गई है। कानून ये नहीं बताता कि उन्हें अपना फैसला कब तक सुनाना है। कोई समय सीमा नहीं? जी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो फैसला कल आ सकता है, 6 महीने बाद आ सकता है या फिर 3 साल बाद आ सकता है। मतलब जब तक इन सांसदों का कार्यकाल ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। और भारत का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि कई मामलों में विधानसभा अध्यक्षों ने पूरे 5 साल का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्यता की याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं सुनाया। ये तो बहुत अजीब है। ऐसा क्यों बनाया गया कानून? इसके पीछे की ऐतिहासिक धारणा ये थी कि अध्यक्ष या सभापति एक निष्पक्ष और सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें सबूतों और तर्कों को जांचने का पूरा समय मिलना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से तो ठीक लगता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में पीठासीन अधिकारी किसी न किसी राजनीतिक दल से ही आते हैं और अक्सर वे सत्तारूढ़ दल के ही सदस्य होते हैं। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा हो कि सभापति जानबूझकर फैसले को लटका रहे हैं, तो क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता? यही तो एक और पेच है। मतलब कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता कि इस याचिका पर तुरंत फैसला सुनाया जाए? न्यायपालिका की भूमिका तो होनी ही चाहिए। यह एक बहुत ही अहम संवैधानिक बिंदु है जिसे समझना जरूरी है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था। ओह, कौन सा फैसला? जिसे किहोतो होलोहैन केस कहा जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के मामलों में स्पीकर या सभापति एक ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण की तरह काम करते हैं। अच्छा। और शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के तहत अदालतें इस विधायी प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब जब तक प्रक्रिया चल रही है कोर्ट कुछ नहीं कहेगा? बिल्कुल। अदालतें तभी किसी मामले की न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं जब सभापति अपना अंतिम फैसला सुना दें। जब तक फैसला लंबित है, अदालतें आमतौर पर कोई निर्देश नहीं देती। ये तो एक बेहद खतरनाक लूप होल है यार। बहुत खतरनाक। इसे समझने के लिए खेल के एक एनालॉजी को थोड़ा विस्तार से देखा जा सकता है। बताइए। मान लिया जाए कि मैदान पर कोई बहुत गंभीर फाउल हुआ है। रेफरी ने वो फाउल देखा, लेकिन उसने तय किया कि वो मैच खत्म होने के बाद आराम से रिव्यू करेगा कि रेड कार्ड देना है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब वो खिलाड़ी जिसने फाउल किया था वो पूरे 90 मिनट तक मैदान पर खेलता रहता है और विरोधी टीम के खिलाफ लगातार गोल मारता रहता है। एकदम सही कहा। और जब तक रेफरी अपनी जेब से रेड कार्ड निकालता है तब तक टूर्नामेंट ही खत्म हो चुका होता है और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी बांटी जा चुकी होती है। तो उस रेड कार्ड का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। इसे कानूनी भाषा में प्रोसीजरल लिम्बो या प्रक्रियात्मक अधर कहा जाता है। प्रक्रियात्मक अधर। हाँ, जब तक सभापति की टेबल पर अयोग्यता की याचिका लंबित है तब तक ये 7 सांसद तकनीकी और कानूनी रूप से आम आदमी पार्टी के ही सदस्य माने जाएंगे, भले ही वे सार्वजनिक रूप से किसी और पार्टी के मंच पर बैठे हों। बिल्कुल, या मीडिया में कुछ भी बयान दे रहे हों।
कागजों पर वे आम आदमी पार्टी के ही हैं। तकनीकी रूप से उसी पुरानी पार्टी में। तो फिर यहाँ एक और बहुत बड़ी दुविधा पैदा होती है, कौन सी? जिसे व्हिप की दुविधा कह सकते हैं। अगर संसद में कल कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल आता है तो आम आदमी पार्टी तो कागजों पर मौजूद अपने इन 7 सांसदों को अपना व्हिप जारी कर देगी ना? हाँ, बिल्कुल कर सकती है कि आपको इस बिल के खिलाफ वोट करना है। अब अगर ये सांसद उस व्हिप को नहीं मानते, जो कि तय है कि वे नहीं मानेंगे, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? यह इस भूल भुलैया का अगला और ज्यादा उलझा हुआ स्तर है। अच्छा। जैसे ही वे सांसद आम आदमी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करेंगे और किसी अन्य पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, वह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का एक बिल्कुल नया और ताजा मामला बन जाएगा। ओहो। मूल पार्टी फिर से एक नई शिकायत लेकर सभापति के पास जाएगी कि इन सदस्यों ने हमारा आधिकारिक निर्देश नहीं माना है, इसलिए इन्हें तुरंत अयोग्य घोषित किया जाए। और फिर सभापति उस नई शिकायत पर भी विचार करने के लिए असीमित समय ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। सही कहा। एक तरफ मूल पार्टी बनाम विधायी दल की सैद्धांतिक बहस चल रही है, दूसरी तरफ अदालतें फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच पीठासीन अधिकारी की असीमित और समय रहित शक्तियां खड़ी हैं। एकदम सही। और इन तमाम कानूनी, सैद्धांतिक और प्रक्रियात्मक बहसों के बीच एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत ये भी है कि संसद की शक्ति का गणित आज इसी पल बदल चुका है। हाँ, वो तो है। राज्यसभा के समीकरणों पर इसका जो तात्कालिक प्रभाव पड़ा है वो बहुत व्यापक है। तो अगर इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आज की तारीख में सदन के भीतर वास्तविक स्थिति क्या है? इस घटनाक्रम से पहले राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की 10 सांसद हुआ करते थे, जो अब इस दल बदल के बाद प्रभावी रूप से घटकर केवल 3 रह गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ताकत उच्च सदन में 106 से उछलकर 113 हो गई है। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। और अगर इसे बड़े गठबंधन के नजरिए से देखा जाए तो इन 7 सांसदों के जुड़ने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का प्रभावी आंकड़ा राज्यसभा में 148 तक पहुंच गया है। 148? जी, ये आंकड़ा सरकार को उच्च सदन में एक बेहद मजबूत बहुमत की स्थिति में ला खड़ा करता है, जो भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण या विवादास्पद कानून को पास कराने के लिए निर्णायक साबित होगा। मतलब इस सारे गणित का सीधा असर देश की भावी नीतियों और नए कानूनों पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। कागजों पर चल रही कानूनी लड़ाई और अदालती प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन सदन के अंदर की वास्तविक ताकत पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। इसीलिए ये घटना केवल 7 सांसदों के इधर से उधर जाने तक सीमित नहीं है। हाँ। ये भारत के संवैधानिक ढांचे, 10वीं अनुसूची की अंतर्निहित कमजोरियों और मूल पार्टी के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल केस स्टडी बन गया है। आज के इस गहन विश्लेषण से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति में क्या सही है और क्या कानूनी है, ये दोनों अक्सर एक दूसरे से बहुत अलग दिशाओं में चलते हैं। एकदम सही बात कही। 91वें संशोधन ने 1/3 के आंकड़े को 2/3 में बदलकर नियम तो सख्त कर दिया, लेकिन उसने दल बदल की मूल समस्या को खत्म नहीं किया, बल्कि उसके स्वरूप को और अधिक ढांचागत बना दिया। सभापति की असीमित शक्तियां और किहोतो होलोहेन फैसले के बाद अदालतों की प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने की मजबूरी, इसने इस पूरी व्यवस्था को एक ऐसा खेल बना दिया है जिसमें नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन रेफरी के पास सीटी बजाने का कोई तय समय नहीं है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन तमाम कानूनी दस्तावेजों, बहसों और अदालती फैसलों के बीच से निकल कर आता है, जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को देखकर एक बहुत ही बुनियादी और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है, जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो सवाल ये है कि दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची, जिसे विधायकों और सांसदों की निष्ठा बनाए रखने और अवसरवादिता को रोकने के लिए लाया गया था, क्या वो आज अपने असल मकसद में जरा भी कामयाब हो पा रहा है? सोचने वाली बात है। जब ये स्पष्ट है कि अदालतें केवल पीठासीन अधिकारी के फैसले के बाद ही दखल दे सकती हैं और पीठासीन अधिकारी के पास उस फैसले को अनिश्चित काल तक टालने का विशेषाधिकार मौजूद है, तो क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि ये कानून असल में दलबदल को रोकता है या फिर ये सिर्फ एक एडवांस ट्यूटोरियल बन गया है? हाँ, जो राजनेताओं को ये सिखाता है कि बिना अपनी सदस्यता गंवाए
कानून के रडार के ठीक नीचे से निकलकर एक सफल और रणनीतिक दल बदल कैसे किया जाए। बिल्कुल, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे और चुनावी वादों की पवित्रता पर ही सवालिया निशान लगाता है। एकदम सही। इस पर सुनने वालों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। राजनीति और कानून के पन्नों के बीच छिपी ऐसी ही जटिल पहेलियों के सफर को आज यहीं विराम दिया जाता है।